अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल जुश पावर की एपिसोड नंबर 8। गहरे सुर्ख रंग की कार नॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर विक्टर था जबकि साइड सीट पर कैथी बैठी हुई थी। कैथी के चेहरे पर शोखी और शरारत नुमाया नजर आ रही थी जबकि विक्टर के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। तुम्हें संजीदा देखकर यूं लगता है जैसे तुम चंद लम्हों बाद खुदकुशी करने वाले हो, अचानक कैथी ने कहा तो विक्टर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम ठीक कह रही हो, मैं वाकई खुदकुशी के बारे में सोच रहा था, विक्टर ने कहा। क्योंकि मुझसे उकता गए हो या खुद से उकता गए हो, कैथी ने शरारत भरे लहजे में कहा। न तुमसे उकताया हूं और न ही खुद से। इमरान ने हमारे साथ जो सलूक किया है उस पर मैं बेहद शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। एक लिहाज से हमारी ये जिंदगी इस इमरान की तरफ से हमें दी गई है, वरना अब तक तो हमें हलाक हुए न जाने कितने दिन गुजर चुके होते, विक्टर ने कहा तो कैथी बेख्तियार हंस पड़ी। इसमें परेशान होने और सोचने की क्या जरूरत है, वो भी एजेंट है और तुम भी एजेंट हो। एक बार उसने हमें पकड़कर छोड़ दिया है, इस बार हम उसे पकड़कर छोड़ देंगे, हिसाब बराबर, कैथी ने जवाब देते हुए कहा। यह आसान बात नहीं है कैथी, बड़े दिल गुर्दे का काम है, खास तौर पर उस वक्त जब हमारा मिशन ही उसे हलाक करना है, विक्टर ने कहा। तो फिर यूं कहो कि तुम ज़हनी तौर पर इमरान से मरूब हो चुके हो और मेरा ख्याल है कि ज़हनी कैफियत में तुम हर हालत में उसके मुकाबले पर शिकस्त खा जाओगे, कैथी ने इस बार कदरे गुसीले लहजे में कहा। शिकस्त तो मैं खा चुका हूं और तुम भी। तुम खुद बताओ कि तुमने कैसे दावा किया था कि तुम इमरान के फ्लैट में दाखिल होकर उसे 100% हलाक कर दोगी। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या ये शिकस्त नहीं है, विक्टर ने कहा तो कैथी का चेहरा कंधारी अनार की तरह सुर्ख पड़ गया। मैंने इमरान से शिकस्त नहीं खाई, मुझसे सिर्फ मामूली सी गलती हो गई थी कि मैंने ट्रिगर दबाने से पहले बात करके उसे अलर्ट कर दिया, वरना गोली सीधी उसकी पुश्त में दाखिल होकर दिल में जा उतरती, फिर मैं देखती कि वो कैसे बच सकता था, कैथी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। चलो मान लिया कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, तुम तो मार्शल क्वीन हो, तुम्हारा तो दावा है कि तुम अच्छे भले फाइटर की गर्दन पलक झपकने में तोड़ सकती हो। फिर क्या हुआ, इमरान कैसे बच गया, विक्टर ने कहा। तुम कार रोको और मुझे यहीं उतार दो, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं बैठ सकती, कैथी ने यकलख चीखते हुए कहा। तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है सिर्फ शिकस्त का लफ्ज सुनकर। इमरान का दिल गुर्दा देखो कि ये सब कुछ होने के बावजूद उसने हमें जिंदा छोड़ दिया, विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कार एक खुले गेट के अंदर दाखिल कर दी। ये क्लब था जिसका नाम शेफलेट क्लब था और इसे उर्फे आम में शेफी क्लब कहा जाता था। एक साइड पर पार्किंग थी, इस पार्किंग में विक्टर ने कार रोक दी। आओ हमने बैगेट से मिलना है, विक्टर ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। तुम मिल लाओ, मैं कार में बैठी हूं, कैथी ने नाराज से लहजे में कहा। आओ, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों इस इमरान का खात्मा कराऊं ताकि तुम वैसे ही मार्शल क्वीन बनी रहो, विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा तो कैथी बेख्तियार मुस्कुरा दी। आइंदा मेरे सामने उस इमरान की तारीफ मत करना, कैथी ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। ओके, वादा रहा, कम से कम मैं तुम्हारे सामने उसकी तारीफ नहीं करूंगा, विक्टर ने कहा तो कैथी ने इस तरह सर हिलाया जैसे उसे उसके वादे पर एतबार ना हो। ये बैगेट कौन है, क्लब के मेन गेट की तरफ चलते हुए कैथी ने पूछा। ये एक्रिमा की ब्लैक एजेंसी का एजेंट रहा है और इसके बाद तरक्की करके ये एशियाई डेस्क का इंचार्ज बन गया, फिर रिटायर होकर इसने ये क्लब खरीद लिया, विक्टर ने तफसील बताते हुए कहा। तो ये हमें क्या बताएगा, कैथी ने हैरत भरे लहजे में कहा। कहा जाता है कि जितना इमरान को ये जानता है शायद इमरान खुद भी अपने बारे में इतना नहीं जानता, विक्टर ने कहा तो कैथी ने बेख्तियार मुंह बना लिया। थोड़ी देर बाद वो क्लब में दाखिल हुए और फिर एक सुपरवाइजर ने उन्हें बैगेट के ऑफिस तक पहुंचा दिया। ऑफिस में वसी मेज के पीछे एक उदेड़ उम्र आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो विक्टर और उसके पीछे अंदर आने वाली कैथी को देखकर बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया और फिर साइड से आगे बढ़कर उसने ना सिर्फ इन दोनों को अपने ऑफिस में खुशामदीद कहा बल्कि बड़े गर्मजोशाना अंदाज में दोनों से मुसाफा किया। मुझे आप जैसे फाल एजेंट से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। एक वक्त था कि मैं भी आपकी तरह फील्ड में काम करता था।
वो दिन मेरी जिंदगी के सुनहरे दिन थे। आप लोग बैठें, बैगर्ड ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फिर उसने खुद ही साइड की दीवार में मौजूद अलमारी से शराब की एक बोतल और निचले खाने में मौजूद 3 ग्लास निकाल कर उसने बोतल और ग्लास दरमियानी मेज पर रखे और अलमारी बंद करके वो इन दोनों के सामने सोफे पर बैठ गया। विक्टर, तुमने फोन पर कहा था कि तुम पाकेशिया में इमरान से टकरा चुके हो, क्या हुआ था? बैगर्ड ने बोतल का ढक्कन हटाकर ग्लासों में शराब डालते हुए कहा। हाँ, मैं और कैथी अभी हाल ही में पाकेशिया का चक्कर लगा चुके हैं और हमारा टकराव भी इमरान से हो चुका है, विक्टर ने कहा। तुमने लफ्ज टकराव का इस्तेमाल किया है, क्या वाकई ये टकराव था या दोस्ताना विजिट था? बैगर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, जबरदस्त टकराव, हम दोनों ने इस पर अलहदा-अलहदा कातलाना हमला किया था, विक्टर ने कहा तो बैगर्ड बेख्तियार हंस पड़ा। तुम हंस क्यों रहे हो? विक्टर ने कहा। इसलिए हंस रहा हूं कि आपका ये फैसला बचकाना था, बैगर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या इमरान इंसान नहीं है? विक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। वो वाकई इंसान है, आम इंसानों की तरह, लेकिन न जाने क्यों खुशकिस्मती हमेशा उसके साथ रहती है। आज तक बिला मुबालगा उस पर लाखों नहीं तो हजारों इंतहाई खौफनाक कातलाना हमले हुए होंगे। वो इन हमलों में बाज़ औक़ात जख्मी भी हुआ, लेकिन बहरहाल वो हलाक नहीं हो सका। हर बार कोई ना कोई ऐसी बात सामने आई जिससे पता चलता था कि ऐसा उसकी खुशकिस्मती की वजह से हुआ है, इसलिए अब उस पर कातलाना हमला महज बचकानापन लगता है, बैगर्ड ने तफसील से बात करते हुए कहा। हम तो आपके पास इसलिए आए थे कि आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे और ऐसी टिप्स देंगे जिनसे हम इमरान का खात्मा कर सकेंगे, लेकिन आपने तो उल्टा हमारी हौसला शिकनी शुरू कर दी है, कैथी ने मुंह बनाते हुए कहा तो बैगर्ड एक बार फिर हंस पड़ा। मैंने कोई गलत बात नहीं की, हकीकत बयान की है। आप सुपर एजेंट्स हैं, मार्शल आर्ट के माहिर भी हैं और बेहतरीन निशानाबाज भी। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि कोई न कोई ऐसी वजह सामने आई होगी जिससे मालूम हुआ होगा कि इमरान खुशकिस्मती से बच गया है, इसलिए मैं हौसला शिकनी नहीं कर रहा, सिर्फ हकायक बयान कर रहा हूँ। जब तक हकायक सामने नहीं रखे जाएंगे उस वक्त तक इमरान का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बैगर्ड ने जवाब देते हुए कहा। हमने हर सूरत उसको हलाक करना है, आप बताएं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैथी ने कहा। पहले आप ये बताएं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मुझे तफसील बता दें, फिर मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ, बैगर्ड ने इस बार संजीदा लहजे में कहा तो विक्टर ने उसे शुक्रानी सफारतकार मादाम हुचोंग के अगवा और इससे ज़रबे मुस्लिम के बारे में अहम माइक्रोटेप की बरामदगी के बारे में तफसील बता दी। जब मादाम हुचोंग अगवा हो चुकी है तो फिर ये माइक्रोटेप भी मिल चुकी होगी, फिर क्या मसला है, बैगर्ड ने कहा। वो औरत बचपन से एक बीमारी में मुब्तला है कि उस पर ना तशद्दुद हो सकता है और ना ही ज़हन चेक करने वाली मशीन के जरिए उसे मालूमात हासिल की जा सकती हैं, इसलिए उसका इलाज हो रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक कम से कम 1.5-2 माह बाद उससे मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इस सिफारतकार ने वो माइक्रोटेप कहीं ऐसी जगह छुपाई है कि बावजूद कोशिश के वो दस्तयाब नहीं हो सकी, विक्टर ने जवाब दिया। इसमें इमरान का क्या अमल दखल हो सकता है, बैगर्ड ने पूछा। जोश पावर को कंफर्म इतलात मिल चुकी हैं कि शुक्रानी हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत से दरखास्त की है कि मादाम हुचोंग की वापसी के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को आगे लाया जाए, और इसके साथ साथ ये इतलात भी मिली हैं कि ज़रबे मुस्लिम भी इस माइक्रोटेप की बरामदगी के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से दरखास्त कर रही है या करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि अगर जोश पावर के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया तो जोश पावर की तमाम मुनज़्ज़म ताकत बिखर जाएगी और ये बेशुमार ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी, जिसके बाद इसे दोबारा इस हद तक आने में न जाने कितने साल लग जाएं। इसलिए जोश पावर ने फैसला किया है कि हम दोनों पाकिस्तान जाकर इस इमरान का खात्मा कर दें, विक्टर ने कहा, और फिर उसने तफसील से बता दिया कि इन दोनों के हमले कैसे नाकाम हुए और फिर इमरान ने उन्हें कैसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर उन्हें न सिर्फ जिंदा छोड़ दिया बल्कि उनकी निगरानी भी नहीं की गई। इमरान की शुरुआत से ही यही आदत रही है कि अपने खिलाफ होने वाले हमलों का इंतकाम नहीं लिया करता। आपने वहां सिवाय इस पर हमला करने के और कोई काम नहीं किया, इसलिए उसने जाती इंतकाम लेने की बजाय आपको रिहा कर दिया, लेकिन उसने बहरहाल आपसे कोई न कोई फायदा जरूर उठाया होगा, बैगर्ड ने कहा। उसने हमसे कर्नल शेफर्ड का फोन नंबर मालूम किया और फिर मेरी बात कर्नल शेफर्ड से कराकर उसने नंबर को कंफर्म किया, विक्टर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि उसने कर्नल शेफर्ड का वाज़ेह सुराग आपसे हासिल कर लिया, बैगर्ड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा।
نہیں، وہ نمبر اسرائیلی خصوصی سیٹلائٹ کا ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ وکٹر نے بڑے حتمی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں ایسا ناممکن ہے، لیکن آپ دیکھ لیں گے کہ عمران اس ناممکن کو ہر صورت میں ممکن بنا لے گا، بیگرڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ آئے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے خلاف یہاں کام کر سکیں، وکٹر نے جواب دیا۔ ایک بات بتائیں کہ وہ مادام ہو چونگ کہاں ہے؟ بیگرڈ نے پوچھا۔ وہ جوش پاور کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں ہے، اور اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں علم صرف کرنل شیفرڈ کو ہی ہے، حتیٰ کہ اسرائیلی حکومت کو بھی نہیں ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ پھر تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ عمران لازماً کرنل شیفرڈ سے اس ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا۔ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے تفصیل بتا دی۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں ٹپس بتا دیتا ہوں۔ آپ ان کو سامنے رکھ کر اپنی پلاننگ کریں تو آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، بیگرڈ نے کہا۔ کون سی ٹپس؟ بتائیں، کیتھی نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران ہر مرد یا عورت جس کی اس نے ایک بار آواز سنی ہو، اس کے لہجے اور آواز میں انتہائی کامیاب نقل کر لیتا ہے۔ اس نے آپ دونوں کی آوازیں سن لی ہیں اور کرنل شیفرڈ کی بھی۔ اسرائیل کے صدر کی آواز بھی اس نے سن رکھی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ صدر اسرائیل سے کرنل شیفرڈ کی آواز میں بات کر کے ان سے خفیہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے صدر کی آواز میں کرنل شیفرڈ سے فون پر بات کر کے اس سے خفیہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بات کرے۔ اس طرح وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر کا کھوج لگا لے گا۔ اس کی شروع سے عادت ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھنے اور الجھنے کے بجائے براہ راست اپنے مشن پر انتہائی تیزی سے کام کرتا ہے، اور اس کا مشن مادام ہو چونگ کو واپس لے جانا ہے۔ پھر وہ آسانی سے مادام ہو چونگ سے مائکرو ٹیپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا، بیگرڈ نے کہا۔ کرنل شیفرڈ براہ راست فون کالز ریسیو نہیں کرتا، اس کی سیکٹری کرتی ہے، اور وہاں جدید ترین وائس چیکنگ کمپیوٹر نصب ہے جس میں اسرائیل کے صدر اور دیگر حکام، ہم تمام ایجنٹس اور ان سب لوگوں کی آوازیں پہلے سے فیڈ ہیں۔ اس لیے کوئی نقلی آدمی بات کرے تو کمپیوٹر فوراً چیک کر لیتا ہے اور رابطہ منقطع کر دیتا ہے۔ اس لیے عمران کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، وکٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ دوسری صورت میں وہ فون نمبر اور ایکسچینج کے ذریعے کرنل شیفرڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لے گا، اور پھر وہاں حملہ کر کے وہ کرنل شیفرڈ سے خفیہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہاں حملہ کرے گا، اور یہ بات طے ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس لیے میری تجویز ہے کہ آپ دونوں کرنل شیفرڈ کے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کریں، اس طرح آپ عمران کو روک سکیں گے اور ہلاک کر سکیں گے۔ دوسری احتیاط یہ کریں کہ کرنل شیفرڈ کو کہہ دیں کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے باہر نہ جائیں، ورنہ عمران اسے کسی کلب میں یا اس کی رہائش گاہ پر گھیر لے گا۔ وہ اسی انداز میں کام کرتا ہے، بیگرڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں کہہ دیں گے کہ وہ احتیاط کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ عمران اکیلا آئے گا یا اس کے ساتھ پوری ٹیم آئے گی، وکٹر نے کہا۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنے افراد لے آتا ہے۔ البتہ ایک اہم ٹپ آپ کو دی جا سکتی ہے کہ ایک سوئس نژاد لڑکی لازماً اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا نام جولیا ہے۔ وہ کون ہے اور اس کا عمران سے کیا تعلق ہے، اس بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ عمران میک اپ کے فن کا ماہر ہے۔ وہ ایسا میک اپ کر سکتا ہے کہ جدید سے جدید میک اپ واشر بھی اسے چیک نہیں کر سکتا۔ صرف اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زیادہ دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا، مزاحیہ باتیں اور حرکتیں کرتا ہے، بس یہی اس کی پہچان ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں، بیگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی ٹپ دیں کہ وہ ہمارے سامنے آنے پر مجبور ہو جائے، کیتھی نے کہا۔ ایک صورت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے معاوضہ دینا ہوگا، بیگرڈ نے کہا تو وکٹر اور کیتھی دونوں چونک پڑے۔ کس بات کا معاوضہ؟ وکٹر نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ عمران کو گھیر کر آپ کے سامنے لانے کا، بیگرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ وکٹر نے پوچھا۔ عمران میرا دوست ہے، اگر اس تک یہ بات کسی بھی انداز میں پہنچ جائے کہ مجھے جوش پاور کے خفیہ ہیڈ کوارٹر یا کم از کم کرنل شیفرڈ کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہے تو وہ لازماً مجھ سے رابطہ کرے گا۔ اس طرح میں اسے اپنے کلب میں بلا لوں گا اور پھر تمہیں فون پر بتا دوں گا۔ جب وہ میرے کلب سے باہر جائے تو تم آسانی سے اس پر اچانک حملہ کر کے اسے ختم کر سکتے ہو، یا پھر اس کی نگرانی کر کے جہاں یقینی موقع ملے اس پر حملہ کر دیں، لیکن میں اس کا معاوضہ لوں گا، $10 لاکھ، بیگرڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو $10 لاکھ دے دیں گے، لیکن عمران تک یہ بات کیسے پہنچے گی؟ وکٹر نے کہا۔ اس کا بندوبست میں کر لوں گا، بیگرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
कैसे, खुलकर बताएं ताकि हम कंफर्म हो जाएं कि वाकई ऐसे काम हो सकता है और हम कर्नल शेफर्ड से बात करके आपको मुआवजा दिला सकें, विक्टर ने कहा। मैं खुद इमरान से बात करूंगा, मेरी अक्सर उससे बात होती रहती है। मैं उसे जूश पावर के बारे में इशारा करूंगा, फिर वो लाजमन इस सिलसिले में मुझसे मजीद राब्ता करेगा, क्योंकि वो मुझ पर एतमाद भी करता है और उसे ये भी मालूम नहीं कि मैं दरअसल यहूदी हूँ। इस तरह मैं मुआवजा भी हासिल कर लूंगा और जूश पावर की मदद भी हो जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि आपने उस पर हमला मेरे क्लब में नहीं करना। इमरान अगर बच जाए तो मुझे भी हलाक ना कर दे, बैगर्ड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपको भी चेक दे देता हूँ, मेरा फोन नंबर में नोट कर लें, विक्टर ने कहा और जेब से चेक बुक निकालकर उसने उसे खोला और एक चेक पर रकम लिखकर उसने दस्तखत किए और चेक बुक से चेक अलहदा करके बैगर्ड की तरफ बढ़ा दिया। बैगर्ड ने चेक लिया, एक नजर उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए चेक तह करके कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। अब आप बेफिक्र हो जाएं, अब जैसे ही इमरान से मेरा राब्ता होगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा, बैगर्ड ने कहा। मेरा खसूसी फोन नंबर लिख लो, अगर मैं फोन पर मौजूद ना हूं तब भी मुझे फौरन पैगाम मिल जाएगा, विक्टर ने कहा और साथ ही उसने फोन नंबर बता दिया। बैगर्ड ने कलमदान से कलम निकालकर सामने रखे हुए पैड पर फोन नंबर लिखा और फिर कलम दोबारा कलमदान में रख दिया। बस एक शर्त का ख्याल रखना कि तुमने उसे मेरे क्लब में या बिल्कुल क्लब के बाहर हलाक नहीं करना और ना हलाक करने की कोशिश करना, बैगर्ड ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, विक्टर ने उठते हुए कहा तो बैगर्ड और कैथी दोनों भी उठकर खड़े हो गए और फिर विक्टर और कैथी दोनों बैगर्ड से मुसाफा करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए तो बैगर्ड भी मुस्कुराता हुआ मुड़कर मेज की अकबी तरफ मौजूद अपनी रिवॉल्विंग चेयर की तरफ बढ़ गया। इमरान फ्लैट में मौजूद था कि फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अल इमरान MSc ऑक्सन इन फ्लैट खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। X2 दूसरी तरफ से मखसूस आवाज सुनाई दी। X2 का मतलब है डबल X यानी डबल रिटायरमेंट। वाह, इसका मतलब हुआ डबल पेंशन, डबल ग्रेजुटी। वाह, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। इमरान साहब, आपने इस संजीदगी से तारुफ कराया कि मैं समझा कोई मेंबर आपके पास मौजूद है, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। संजीदा हुए बगैर झूठ नहीं बोला जा सकता, इमरान ने कहा। झूठ? क्या मतलब? आपने कौन सा झूठ बोला है? आपका मतलब है कि आपने अपनी डिग्रियों के बारे में झूठ बोला है, ब्लैक जीरो के लहजे में हैरत नुमाया थी। अरे नहीं, डिग्रियों के लिए तो तवील उम्र पढ़ाई करके उन्हें हासिल किया है। मैंने कहा था इन फ्लैट खुद बोल रहा हूँ, जबकि मुझे सच इस तरह बोलना चाहिए था, इन फ्लैट सुपर फयाज बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। सुपर फयाज सिर्फ आपके डैडी की वजह से बर्दाश्त कर रहा है, वरना वो एक लम्हे में आपसे कब्जा ले सकता है, ब्लैक जीरो ने कहा। मुझसे तो वो अब भी कब्जा ले सकता है, क्योंकि डैडी ने भी उसी की हमायत करनी है। अलबत्ता आगा सुलेमान पाशा से कब्जा नहीं ले सकता, क्योंकि सुलेमान अम्मा बी का बेहद लाडला है, इमरान ने जवाब दिया तो ब्लैक जीरो एक बार फिर हंस पड़ा। इमरान साहब, मैंने इसलिए फोन किया है कि नॉर्क से ग्राहम का फोन आया था, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ओह, क्या बताया है उसने? मुझे उसकी कॉल का शिद्दत से इंतजार था, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। ग्राहम ने बताया है कि उसने मुकम्मल इंक्वायरी की है। ब्रोकन की बिल्डिंग 8833 में वाक़या डॉक्टर कैरल की रिहाइश है, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और जो फोन नंबर आपने बताया था वो फोन नंबर उसका नहीं है, उसका नंबर और है जो ग्राहम ने बताया है, ब्लैक जीरो ने कहा। क्या नंबर बताया है? इमरान ने पूछा तो ब्लैक जीरो ने नंबर बता दिया। इसका मतलब है कि डॉचिंग की जा रही है, मैं चेक करता हूँ, इमरान ने कहा और क्रैडल दबा दिया और फिर टॉन आने पर उसने ब्लैक जीरो का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। यस, कोरल हाउस, एक मुस्वानी आवाज सुनाई दी, लहजा इक्रमन था। कर्नल शेफर्ड से बात करनी है, इमरान ने भी इक्रमन लहजे में कहा। कर्नल शेफर्ड? वो कौन है? ये तो डॉक्टर कैरल हाउस है, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। डॉक्टर कैरल कर्नल शेफर्ड के नुमाइंदे हैं, आप कौन हैं? इमरान ने कहा। सॉरी, आपको किसी ने गलत नंबर बताया है, यहाँ कोई कर्नल शेफर्ड नहीं है, दूसरी तरफ से इस बार सख्त लहजे में कहा गया और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। तो इमरान ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इस तरह सिवाय वक्त जाया होने के और कुछ नहीं होगा, मुझे वहां खुद जाना होगा।
इमरान ने खुद कलामी के इसी अंदाज में कहा और फिर अचानक एक ख्याल के तहत उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2 राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से मखसूस लहजे में कहा गया। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। कोई खास बात इमरान साहब? इस बार ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे और आवाज में कहा। मैंने आज खुद तुम्हारे बताए हुए फोन नंबर को चेक किया है। वहां से कर्नल शेफर्ड की मौजूदगी के बारे में बराह रास्त इनकार करते हुए इस नंबर को डॉक्टर कैरल से मुतल्लिक बताया गया है, लेकिन जब असल नंबर पर बात होती है तो कर्नल शेफर्ड से लिंक हो जाता है और पता भी यही बताया गया है जिस पर डॉक्टर कैरल का नंबर है। मैंने सोचा है कि इस मुद्दे के हल के लिए मुझे खुद वहां जाना होगा, लेकिन चूंकि ये मिशन सीक्रेट सर्विस का नहीं बनता, इसलिए मैं टाइगर को साथ लेकर चला जाता हूँ, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आप टाइगर की बजाय टीम को साथ ले जाएं, क्योंकि आपने असल में जेश पावर के हेडक्वार्टर को तबाह करना है। उसके लिए टीम की जरूरत बहरहाल आपको पड़ेगी, ब्लैक जीरो ने कहा। टीम को बाद में भी कॉल किया जा सकता है। फिलहाल इस छोटे से काम के लिए पूरी टीम को ले जाना गलत है। चलो ऐसा कर लेते हैं कि तुम जूलिया को फोन करके कह दो कि तुमने आज खुद जूलिया को मेरे साथ भेजने का फैसला किया है, जबकि मैं चाहता था कि जूलिया साथ ना जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, अपनी अम्मा भी की तरह अब आप भी अपना जहन बदल लें, वरना जूलिया एक बार फिर सैयद चिराग शाह साहब के पास पहुंच गई, जिन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले आगा सुलेमान पाशा दिन रात अम्मा भी की धमकियां देकर मुझे डराता रहता है। अब तुमने सैयद साहब की धमकियां देना शुरू कर दी हैं। बहरहाल जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, ताकि जूलिया ज़हनी तौर पर दबाव में रहे, वरना शाह साहब से मुलाकात के बाद उसने मुझे घास भी नहीं डालनी, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो के हंसने पर इमरान ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ, राब्ता होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस शगुफ्ता लहजे में कहा। मुझे भी चीफ ने फोन करके बताया है कि तुम मुझे मिशन पर अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन चीफ ने तुम्हें हुक्म दिया है। क्या वाकई ऐसा है? जूलिया के लहजे में खासी सख्ती उभर आई थी। टीम के साथ तुम्हारे जाने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अकेले मर्द के साथ जाने पर जाहिर है मुझे एतराज हो सकता है, इमरान ने मिसमिसे से लहजे में कहा। अकेले मर्द के साथ? क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? जूलिया ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ ने कहा है कि वो जूलिया को एक आदमी के साथ मिशन पर भेजना चाहते हैं। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अकेली औरत किसी अकेले मर्द के साथ जाए, जबकि उनके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता भी ना हो जिससे एतराज खत्म हो सकता हो। जिस पर चीफ ने मुझे बताया कि वो अकेला मर्द मैं हूँ। अब तुम खुद बताओ कि अब मैं अपनी बात से कैसे हट सकता था, इसलिए मजबूरन चीफ को हुक्म देना पड़ा। और वो क्या कहते हैं, हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात। अब मजबूरी तो बहरहाल मजबूरी होती है, इमरान ने बड़े मसमसे से लहजे में कहा। इसका मतलब है कि अब तुम्हें अपने आप पर भी एतमाद नहीं रहा, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। मुझे अपने आप पर तो एतमाद है, तुम पर नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। क्यों? क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? जूलिया ने यकलक उसीले लहजे में कहा। तुम्हारे नाराज होने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त नाराज हो सकती हो। अब अगर साथ सफ्तर यार जंग बहादुर सुलह कराने वाला ना हो तो फिर क्या होगा, इसलिए कह रहा था, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो इस बार दूसरी तरफ से जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। तुम फिक्र मत करो, मैं नाराज नहीं होंगी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सोच लो, नौरक में मामलात खासी लिबरल होते हैं, इमरान ने कहा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे, जूलिया ने इमरान की बात का मतलब समझते हुए कहा। ओके, चलो शहीद हो जाऊंगा। बहरहाल चीफ के हुक्म पर मैंने फोन किया है कि तैयार हो जाओ, हमने आज रात ही रवाना होना है, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट से ले लूंगा, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। उसने जूलिया को साथ ले जाने का फैसला इसलिए किया था कि एक तो उसे जूलिया की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद था, दूसरा उसे मालूम था कि सैयद साहब से मुलाकात के बाद जूलिया बाकी टीम के साथ रहते हुए उससे खुलकर बात न कर सकेगी और न ही खुलकर मिशन पर काम कर सकेगी। लेकिन एक बार इमरान के साथ अकेले मिशन उसने मुकम्मल कर लिया तो फिर वो आइंदा के लिए नॉर्मल हो जाएगी।
وہ بیٹھا یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں باس، رانا ہاؤس سے۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نورک سے کسی شیفی کلب کے مالک بیگٹ کی کال آئی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے یہ نمبر دیا ہوا ہے اور وہ آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، جوزف نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیگٹ کی کال؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں اس سے بات، عمران نے کہا تو جوزف نے نمبر بتا کر رابطہ ختم کر دیا۔ عمران کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ بیگٹ کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اکرما کی بلیک ایجنسی کا بڑا فعال ایجنٹ تھا اور کئی مشنز میں اس نے عمران کے ساتھ مل کر بھی کام کیا تھا۔ عمران کو یاد آ گیا تھا کہ چند سال پہلے جب بیگٹ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی تو اس نے اسے رانا ہاؤس کا نمبر دیا تھا کہ اگر بیگٹ پاکیشیا آئے تو اسے اس نمبر پر اطلاع کر دے تاکہ عمران بیگٹ کی شایان شان مہمانداری کر سکے۔ لیکن اب اس نے بجائے آنے کے بارے میں اطلاع دینے کے کسی خاص بات کا ذکر کیا ہے اور اسی بات نے عمران کو چونکا دیا تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور اکرما اور پھر نورک کا رابطہ نمبر پریس کرنے کے بعد اس نے جوزف کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ شیفی کلب، رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ مہذبانہ تھا۔ پاکیشیا سے علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، بیگٹ سے بات کراؤ، اس نے مجھے فون کیا تھا، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، بیگٹ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، تم نے فون کیا تھا، کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا۔ ہاں عمران، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ایک انتہائی خطرناک اور خفیہ تنظیم کے چند لوگ یہاں تمہاری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ تم یہاں آ رہے ہو اور وہ تمہیں ہلاک کرنے کی باقاعدہ پلاننگ بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع کر دوں، بیگٹ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ، لیکن کون لوگ ہیں یہ؟ عمران نے پوچھا۔ اس بارے میں فون پر تو بات نہیں ہو سکتی اور تم سمجھتے ہو کہ کیوں نہیں ہو سکتی، البتہ بالمشافہ تفصیل بتائی جا سکتی ہے۔ بہرحال میرا مقصد تمہیں ہوشیار کرنا تھا، باقی مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی حفاظت زیادہ اچھے انداز میں کر سکتے ہو۔ گڈ بائے، بیگٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے کیونکہ یہ بات اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ بیگٹ نے ایک اطلاع سن کر باقاعدہ اسے یہاں پاکیشیا فون کیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد ضرور ہوگا، ورنہ یہ معمولی سی اطلاع دینے کے لیے اتنے سالوں بعد فون کی تکلیف نہ کرتا۔ بہرحال اس نے سوچ لیا تھا کہ نورک پہنچ کر وہ بیگٹ سے ملاقات ضرور کرے گا تاکہ اصل بات سامنے آ سکے۔